हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं सिविल डिकोडर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए ये वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टॉप 100 इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि सारे इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। चाहे आप वो बिलिंग इंजीनियर के इंटरव्यू देने जा रहे हो, या साइट इंजीनियर के इंटरव्यू देने जा रहे हो, या फिर आप क्वान्टिटी सर्वेयर के लिए जा रहे हो, तो आपके सिविल इंजीनियरिंग के सारे इंटरव्यूज़ के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे इंटरव्यू सीरीज का जो आज का पहला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट, यानी कि डिफरेंट कंक्रीट के ग्रेड्स का क्या क्या रेशियो होता है। तो ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है कि आप ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट बताओ, डिफरेंट ग्रेड्स क्या क्या होती हैं, कहाँ कहाँ यूज होती हैं, उसके जो रेशियोज़ हैं सीमेंट्स एंड एग्रीगेट्स के, तो वो क्या हैं। तो आइए देखते हैं। जो सबसे मिनिमल ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो हमारे इंडस्ट्री में यूज होता है वो होता है M5, जिसकी रेशियो होती है 1:5:10। सेकंड नंबर पे हमारा जो यूज होता है वो होता है M7.5, उसकी रेशियो होती है 1:4:8। थर्ड नंबर पे है हमारा M10, जिसकी रेशियो होती है 1:3:6। फोर्थ नंबर पे है हमारा M15, जिसकी रेशियो होती है 1:2:4। फिफ्थ नंबर पे है हमारा M20, जिसकी रेशियो होती है 1:1.5:3। सिक्स नंबर पे हमारा M25, 1:1:2। एंड इसके बाद जो भी इसके ऊपर की ग्रेड्स की कंक्रीट होती हैं, जैसे M30, M35, M40, ये डिज़ाइन मिक्स इनमें फॉलो होता है, ये नॉमिनल मिक्स नहीं होती। इससे पहले जो भी कंक्रीट ग्रेड्स हमने डिस्कस की ये सारे नॉमिनल मिक्स थे। इसके ऊपर की जितनी भी ग्रेड्स होती हैं वो डिज़ाइन मिक्स में आती है, जैसे M30, M35 एंड M40। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस सीरीज इज कि रेल चेयर्स आर यूज्ड फॉर। तो रेल चेयर्स आप समझ गए, ये हमारा एक रेलवे इंजीनियरिंग का पार्ट है। रेलवे इंजीनियरिंग भी हमारे सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का ही एक पार्ट है, जहाँ पे ट्रैक बिछाने का काम करते हैं या फिर ब्रिजेस बनाने का काम करते हैं। जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं तो उनमें चेयर्स यूज होता है, रेल चेयर्स। तो उनका क्या यूज है, तो आइए देखते हैं। जो रेल चेयर्स होते हैं हमारे, वो डबल हेडेड रेल्स को होल्ड करने के लिए यूज करते हैं। तो जो डबल हेड रेल्स होते हैं, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि जो बलास्ट बिछाया हुआ उसके ऊपर हमारा स्लीपर रखा हुआ, स्लीपर के ऊपर दो चेयर्स हैं जिसने हमारे रेल के ट्रैक को पकड़ रखा है, रेलवे ट्रैक को पकड़ रखा है, तो वो हमारे रेल चेयर्स हैं। तो इनका यूज यही होता है कि डबल हेड रेल्स जो हैं उनको पकड़ करके रखे और उनको बिल्कुल भी मूव होने ना दे, फिक्स पोजिशन में रखे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट आर वेरियस टेस्ट्स फॉर चेकिंग ब्रिक क्वालिटी, यानी कि जब भी हमारे साइट पे कोई भी ब्रिक रिसीव होता है, कोई भी ईंट रिसीव होती है, तो हमारा सबसे पहला काम होता है कि हम उसकी टेस्ट करें कि वो ब्रिक सही भी है या नहीं है, वो हमारे कंस्ट्रक्शन पर्पस या कंस्ट्रक्शन यूज में काम आएगा नहीं आएगा, उस जिस पर्पस के लिए हम यूज करना चाहते हैं वो पर्पस वो ब्रिक पूरा कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो हम सबसे पहले साइट पे जब भी हमारा ब्रिक रिसीव होता है तो हम उसकी टेस्टिंग करते हैं, कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो आइए देखते हैं। वी कैन यूज़ वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। तो सबसे पहले हम वाटर एब्जॉर्प्शन करते हैं, फिर हार्डनेस टेस्ट, फिर शेप और साइज की टेस्ट, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट और साउंडनेस टेस्ट करके इस तरह से हम ब्रिक की क्वालिटी का पता लगाते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट में हम क्या करते हैं। वी डीप द ब्रिक फॉर 16 आवर्स इन वाटर, यानी कि 16 घंटे तक ब्रिक को पानी में डुबो के रखते हैं। इफ़ वेट ऑफ ब्रिक आफ्टर डीपिंग इन वाटर डजंट एक्सीड बाई 20%, इट कैन बी कंसिडर्ड एज फर्स्ट क्लास ब्रिक। अगर वाटर परसेंटेज जो है 20% से ज़्यादा हो जाता है तो हम उस ब्रिक को कंसिडर नहीं करते हैं। अच्छा, अगर उससे कम रहता है या 20% रहता है उसे हम फर्स्ट क्लास ब्रिक में कंसिडर करते हैं। इफ बिलो 22.5% इट कैन बी कंसिडर्ड एज सेकंड क्लास ब्रिक। अगर 22.5% तक उसमें आ रहा है वाटर एब्जॉर्प्शन तो हम उसे सेकंड क्लास रखते हैं, और 25% आता है तो उसे थर्ड क्लास में रख देते हैं, हम थर्ड क्लास ब्रिक में। फिर उसके बाद हम क्रशिंग टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिसमें मिनिमम 10 न्यूटन पर mm² आना चाहिए क्रशिंग स्ट्रेंथ, तो उसे हम फर्स्ट क्लास ब्रिक में रखते हैं। अगर 7.5 न्यूटन पर mm² है तो सेकंड क्लास ब्रिक में रखते हैं। और हार्डनेस टेस्ट में हम उसे स्क्रैच करके देखते हैं नेल से, अगर स्क्रैच फ्री है तो वो ब्रिक अच्छा है। और साउंडनेस टेस्ट में हम दो ब्रिक को आपस में टकरा करके देखते हैं, अगर मेटालिक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो ब्रिक अच्छा है। तो इस तरह से हम ब्रिक की क्वालिटी चेक करते हैं जब भी हमारे साइट पे ब्रिक रिसीव होता है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है इस वीडियो सीरीज का वो ये है कि व्हाट इज़ द मिनिमम रेनफोर्समेंट इन कॉलम्स, यानी कि
कम से कम हमें कितना रेनफोर्समेंट, कितना स्टील प्रोवाइड करना चाहिए कॉलम्स में। जब भी हम कॉलम डिज़ाइन करते हैं या जो भी हमारे कॉलम्स होते हैं, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के हों या कमर्शियल हो या छोटे मोटे घर के हों, तो मिनिमम उसमें कितनी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी चाहिए। तो मिनिमम जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड होती है वो होती है 0.8% ऑफ एरिया, यानी कि जो भी हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो भी वॉल्यूम आ रही है उसकी हम 0.8% लेके चलते हैं। तो इससे कम रेनफोर्समेंट हम बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं कर सकते कॉलम्स में। वो कॉलम जो है वो आज पर आईएस कोड वो रिकमेंडेबल नहीं है, तो मिनिमम जो है 0.8% लेके चलते हैं। नाउ अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो पहले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है कि जब आपको मिनिमम रेनफोर्समेंट पता है तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम रेनफोर्समेंट इन कॉलम्स। तो यानी कि मैक्सिमम कितना रेनफोर्समेंट, कितना स्टील हम प्रोवाइड कर सकते हैं कॉलम्स में। तो अगर आप इससे ज़्यादा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे तो जो आपका कॉलम है वो ओवर रेनफोर्स्ड हो जाएगा, जो कि एज पर सिविल इंजीनियरिंग बिल्कुल गलत है, स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। तो मैक्सिमम रेनफोर्समेंट जो है वो 4% हम कॉलम में दे सकते हैं, इससे अधिक हम नहीं देख सकते हैं, नहीं तो हमारा जो कॉलम है वो ओवर रेनफोर्स्ड हो जाएगा। तो आप ये याद रखें कि मैक्सिमम रेनफोर्समेंट इन कॉलम्स इज 4%। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर फ्रिक्शन पाइल्स। तो पाइल्स तो आप जानते होंगे, ये एक हमारा फाउंडेशन का ही पार्ट है, ये हमारे एक सब स्ट्रक्चर का पार्ट है बेसिकली। तो सब स्ट्रक्चर वो होता है जो हमारे ज़मीन, जो हमारे ग्राउंड से नीचे का स्ट्रक्चर होता है उसे हम सब स्ट्रक्चर कहते हैं, जो उसके ऊपर का होता है हम उसे सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये एक सब स्ट्रक्चर का पार्ट है पाइल्स, पाइलिंग। तो पाइलिंग में आपको पता है कि क्या करता है, कंक्रीटिंग करते हैं बिलो द ग्राउंड लेवल और उस पर हम अपना फाउंडेशन टिकाते हैं। बट फ्रिक्शन पाइल्स क्या होते हैं? फ्रिक्शन पाइल्स ट्रांसफर द लोड्स बाई फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस ऑफ पाइल्स एंड सॉइल। यानी कि फ्रिक्शन पाइल्स वो पाइल्स हैं जो कि लोड को इस तरह से ट्रांसफ़र करते हैं कि लोड जो है वो सरफेस, जो पाइल का सरफेस है उसके बीच में और सॉइल के बीच में ट्रांसफ़र होता है। यानी कि फ्रिक्शन की वजह से वो लोड पूरा झेलता है, वो किसी डाटम पे, किसी स्ट्रैटम पे टिका हुआ नहीं होता है पाइल, वो फ्रिक्शन के तौर पे झेलता है पूरे लोड को। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाट इज क्रिटिकल पाथ मेथड। तो इंटरव्यूज़ में ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है और एक ये इंजीनियरिंग का सिलेबस का भी पार्ट है कि सीपीएम, क्रिटिकल पाथ मेथड। तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, इसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, डीप नॉलेज होनी चाहिए सीपीएम की। ये प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में बहुत काम आता है, प्रोजेक्ट को मैनेज करने में बहुत काम आता है। इससे आप प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन, शेड्यूलिंग आप इजीली कर सकते हो, तो इसलिए क्रिटिकल पाथ मेथड आपको आना चाहिए। तो आइए देखते हैं। क्रिटिकल पाथ मेथड इज स्ट्रैटेजी एंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग the respective tasks and activities involved in the construction। यानी कि क्रिटिकल पाथ मेथड जो है एक स्ट्रैटेजी, एक मेथड है, ये रिप्रेजेंट करने का डिफरेंट टास्क का, जो हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने का है, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं जो भी हमारे कंस्ट्रक्शन में, थ्रू अ सिम्बॉलिक डायग्राम। यानी कि एक डायग्राम के थ्रू हम डेट, टाइम शेड्यूल करते हैं उसका और बताते हैं किस काम से पहले क्या काम होगा। तो ये एक मेथड है जो इसका करने का, उसे हम क्रिटिकल पाथ मेथड कहते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द गैप इन द रोड ऑन द ब्रिज। यानी कि जो भी हमारे ब्रिज होते हैं, जो भी हमारे पुल होते हैं, ओवर क्रॉसिंग्स होती हैं, उनमें हम एक गैप देखते हैं कि रोड के बीच में एक गैप होता है, ब्रिज डिवाइड होता है। तो वो क्यों होता है? तो बीइंग एन इंजीनियर आपको ये पता होना चाहिए। जनरली भी आपसे लोग पूछ सकते हैं कि भाई आप इंजीनियर हो तो ये रोड पे गैप क्यों है, ब्रिज डिवाइड क्यों है। तो आइए देखते हैं। पर्पस ऑफ द गैप in the road is to allow the road to expand and contract with the temperature changes। यानी कि जो उस गैप का मेन मकसद है कि जब भी हमारा सर्दी हो या गर्मी हो, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से कंक्रीट क्या होता है, एक्सपैंड होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है या फैलता है। तो वो सिकुड़ने या फैलने में उस स्ट्रक्चर को दिक्कत ना हो, इसलिए हम वो गैप प्रोवाइड करते हैं और उससे जो हमारा डैमेज या डिफॉर्मेशन होना होता है रोड का वो नहीं होता है। तो इसलिए वो गैप बहुत ही ज़रूरी है किसी भी ब्रिज पे जहाँ पे रोड क्रॉसिंग्स होती हैं। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो सीरीज इज की एक्सप्लेन क्यूए एंड क्यूसी। तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्यूए एंड क्यूसी सिविल इंजीनियरिंग में क्या रोल निभाता है, इसके क्या इंपॉर्टेंस है। तो क्यूए और क्यूसी एक अलग अलग डिपार्टमेंट्स होती हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में, बड़ी एमएनसीज ग्रुप में, जहाँ बड़े स्तर पे काम होता है। तो क्यूए का मतलब होता है क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्यूसी का मतलब होता है क्वालिटी कंट्रोल। दोनों ही चीज़ें, दोनों ही डिपार्टमेंट्स जो हैं ये क्वालिटी से ही रिलेटेड है, क्वालिटी को ही सही करने के लिए यूज की जाती हैं।
तो आइए देखते हैं क्वालिटी एश्योरेंस QA is a set of activities for ensuring quality in the processes by which works are done. Quality assurance is the process of managing for quality. यानी क्वालिटी एश्योरेंस जो है, जो हमारा वर्किंग पीरियड है, जो भी प्रोसेस है, प्रोसेस के दौरान क्वालिटी को मैनेज करने का काम QA डिपार्टमेंट का होता है, तो उसे हम क्वालिटी एश्योरेंस कहते हैं. और क्वालिटी कंट्रोल इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज फॉर इंश्योरिंग क्वालिटी इन वर्क्स. द एक्टिविटीज फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग डिफेक्ट्स इन द एक्चुअल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड. क्वालिटी कंट्रोल जो है वो क्या करता है कि जो एक्चुअल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, फाइनल प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होता है, उसकी क्वालिटी को चेक करता है. क्वालिटी कंट्रोल इज यूज्ड टू वेरीफाई द क्वालिटी ऑफ द आउटपुट. यानी जो भी हमारा आउटपुट निकला उसके लिए हमारा क्वालिटी कंट्रोल है, और जो भी प्रोसेसेस के दौरान क्वालिटी चेक होती है उसके लिए हमारा QA यानी क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है. और जो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है. तो व्हाट आर द कॉमन वेज ऑफ डिमोलिशन. डिमोलिशन का मतलब हुआ कि तोड़ना या गिराना या जमींदोज करना, क्षतिग्रस्त करना, मतलब जैसे भी आप कह लो उसको, कि जो भी पुरानी बिल्डिंग्स हो गई, मोर देन 100 ईयर्स हो गई, या उनका टर्म पूरा हो गया, उनकी एज पूरी हो गई, तो हमें वो बिल्डिंग या स्ट्रक्चर डिमोलिश करना होता है. इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी तरह से भी उसे गिरा दें. डिमोलिशन करने के भी सिविल इंजीनियरिंग में कुछ टेक्निक्स दी गई हैं. ये भी एक सिविल इंजीनियर का ही काम होता है. तो पहले नंबर पर हाइड्रो डिमोलिशन, सेकंड नंबर पर आता है हमारा प्रेशर बर्स्टिंग, और थर्ड नंबर पर आता है डिसमेंटलिंग. ये 3 प्रोसेसेस जो है यही कॉमन वेज यूज होता है डिमोलिशन करने के लिए किसी भी स्ट्रक्चर को. तो ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में ये पूछा जाता है कि डिमोलिशन करने का प्रोसेस बताइए, या क्या क्या टर्म यूज होता है डिमोलिशन प्रोसेस में वो बताइए. तो ये 3 टर्म, ये 3 तरीके ही मैक्सिमम यूज होता है डिमोलिशन में. तो ये आप याद रखें, हाइड्रो डिमोलिशन, प्रेशर बर्स्टिंग एंड डिसमेंटलिंग. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और ये आपके कैरियर ग्रोथ या इंटरव्यूज़ के प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल हो, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. मैं इसी तरह की वीडियो और भी आगे बनाता रहूँगा. इससे पहले मैंने 5 वीडियोस और की हैं इंटरव्यू सीरीज़ के ऊपर, जिसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है. तो आप वहाँ से जाकर मैंने प्रीवियस वीडियो जो है वो आप देख सकते हो. सो थैंक यू सो मच गाइज.